Now look here बच्चे, एग्जाम्पल नंबर क्या चीज 1.2 1.2 एग्जाम्पल नंबर 1.2 एनसीईआरटी 1.8 1.8 एनसीईआरटी आपको दे रखा है 3m सॉल्यूशन सोडियम क्लोराइड का, ओके, और इसका डेंसिटी इज गिवन एज 1.2 ग्राम पर एमएल, ओके, और आपसे मोलैलिटी पूछा है। क्या पूछा है? मोलैलिटी पूछा। मोलैलिटी देखिए, मोलैलिटी पूछा है आपसे, ठीक ना। तो एक बात बताओ यार, आपको क्या दिया हुआ है? 3m का मतलब क्या हुआ बोलो यार? 3m इज द मोलैरिटी इज गिवन, क्या दे रखा है? मोलैरिटी। 3m का मतलब क्या हुआ बोलो? इट्स 3 मोल पर लीटर इन 1 लीटर, बोलो हाँ या नहीं? 3 मोल कितने लीटर में बताओ? 1 लीटर। तो 1 लीटर किसका सॉल्यूशन का हो जाएगा? ये बोलो किसका हो जाएगा? सॉल्यूशन, वॉल्यूम। और ये सॉल्यूट का हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बोलो आया नहीं आया? तो एक बात बताओ यार, 1 लीटर सॉल्यूशन हमको मिल गया और 3 मोल, तो 3m का मतलब हो गया बच्चे 3 मोल ऑफ, लुक हियर, 3 मोल ऑफ NaCl इन 1 लीटर सॉल्यूशन। मानते नहीं मानते? 1 लीटर क्या चीज जल्दी बताइए? 3 मोल दे रखा है बच्चे, तो 3 मोल दे रखा है, बताओ नंबर ऑफ मोल्स 3 मोल आ गया ना इसका। और कितने लीटर सॉल्यूशन में? 1 लीटर सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1 लीटर किसका जल्दी बताइए? सॉल्यूशन। डेंसिटी गिवन है सॉल्यूशन का, वॉल्यूम मैंने निकाला, तो बताओ क्या मास नहीं आ जाएगा? आ जाएगा मास। कैसे निकालेंगे मास बोलो यार? यहाँ पे डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी इज गिवन एज 1.2 ग्राम पर ml इज इक्वल टू मास। हमें पता करना है वॉल्यूम। 1 लीटर है बच्चे, इसको पहले मिलीलीटर में कन्वर्ट करो। 1 लीटर मतलब कितना है ml बताओ? वेरी गुड, 1000 ml। आ ही रहा है आप लोग। 1000 लिखो यहाँ पे, 1.2 लिखिए यहाँ पे, m बाई क्या कर देंगे बताइए? 1। डेसिमल प्लेस उड़ाइए, यहाँ से आंसर लाइए। m का वैल्यू कितना हो जाएगा बोलिए यहाँ से? 1200 क्या हो जाएगा? ग्राम। ये क्या आ गया? 200 ग्राम। मास किसका? किसका? सॉल्यूशन का। किसका? डेंसिटी सॉल्यूशन का, तो मास भी किसका? सॉल्यूशन। अब बताइए, मुझे पता करना है कि 3 मोल सॉल्यूट का मास कितना हो। सोच के बताओ, ये किसका? सॉल्यूशन का मास आया ना। सॉल्यूशन का मास आया। सॉल्यूट का मास आप कैसे निकालेंगे? सॉल्यूट मेरा कितना मोल है? 3 मोल है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या लिखोगे बोलो यार? बोलो बोलो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा? गिवन मास बाय मोलर मास। कितना मोल्स दे रखा है? 3। गिवन मास बाय मोलर मास। NaCl का मास, NaCl का मास, इट इज 23 प्लस 35.5, दैट इज 58.5। 58.5, यहाँ से 58.5 कर लो, बोलो हाँ या नहीं? तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा? 3 इंटू 58 पॉइंट क्या हो जाएगा? 5। 5 3 जा कितना हो जाएगा? 15। चलो मैं थोड़ा कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो कितना हो जाएगा बोला? m इज इक्वल टू 3 इंटू क्या लिखेंगे? कितना है बोलो यहाँ से? श्योर हैं आप? 75 होगा? 175.5 सही, ये ग्राम है, ओके। तो ये मास किसका आ गया बोलो तो यार? सॉल्यूट। किसका मास आ गया? सॉल्यूट। ये किसका मास है? सॉल्यूशन का। तो मोलैलिटी का क्या फॉर्मूला कहता है बोलो तो? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ व्हाट जल्दी बताइए? सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। बताओ ये किसका मास है? सॉल्यूट का। ये किसका मास है? सॉल्यूशन। तो सॉल्वेंट का मास कैसे निकलेगा? सॉल्वेंट का मास सिंपली कैसे निकलेगा बोलो यहाँ से? सॉल्यूशन में से सॉल्यूट के मास को माइनस कर दो। बोलो आएगा नहीं आएगा? ये 0.5 हो जाएगा। 9 में से 5 गया तो कितना बचा? 4। फिर कितना बच जाएगा बोलो? 9 में से 7 गया तो 2। फिर 9 में से कितना गया बोलो? नहीं नहीं, 1 में से 1 गया तो कितना हो गया? 0। 102 4.5 ग्राम ये आ गया, बोलो हाँ या नहीं? ये किस में आया? ग्राम में आया। किलोग्राम में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 1000 से इसको डिवाइड करेंगे, तो क्या हो जाएगा? किलोग्राम में इसको कन्वर्ट करने के लिए सॉल्वेंट इन किलोग्राम कितना हो जाएगा बोलो? 1024.5 बाय क्या हो जाएगा? 1000 किलोग्राम, तो दैट कम्स टू 1.0245 किलोग्राम। आ गया क्या? अब ये आ गया सॉल्वेंट का मास।
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना है जल्दी बताइए? 3। आंसर आ जाएगा 3 बाई, बताओ कितना हो जाएगा? 10244 मोल बाई केजी। प्रोसेस जानो, आंसर निकालो। बट एक बात बताऊँ, इतना करने का रिक्वायरमेंट था? सोचिए, मैंने आपको एक फ़ॉर्मूला बताया। ये तो बेसिक हो गया, ठीक ना? आपने बोला बेसिक तो मैं बेसिक से चला। फ़ॉर्मूला क्या था बोलो? मोलालिटी मोलारिटी में रिलेशन। m इज़ इक्वल्स टू बोलो, कैपिटल M बाय रो माइनस m इंटू m2 बाय 1000। यही था ना? डेंसिटी दे रखा है सवाल में। हाँ, डेंसिटी इज़ गिवन, कितना दिया हुआ है? 1.2 ग्राम पर ml। डेंसिटी इज़ गिवन, कैपिटल M इज़ द मोलारिटी, तो 3 और 3 रख देंगे यहाँ पे। m2 किसका मास है? सॉल्यूट का। सॉल्यूट का मास कितना है बोलिए? 58.5, 1000 क्या नहीं निकल जाएगा? मोलारिटी कितना दे रखा है? बोलो, बोलो, बोलो। 3। मोलारिटी 3 दे रखा है। ये डेंसिटी कितना दिया हुआ है? 1.2। और ये कितना दे रखा है मोलारिटी फिर से? 3। आफ्टर दैट m2 58.5 बाय क्या लिखेंगे जल्दी बताओ? 1000। सॉल्व इट, गेट द रिजल्ट डायरेक्टली। बोलो आएगा नहीं आएगा? ये चीज़ आ जाएगा क्या? देखो कर लेते हैं। 3 बाय कितना हो जाएगा बोलो ये? 1000 से इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या? 1000 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे? 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा ये? 1200। नहीं हो जाएगा? बोलो हाँ या नहीं? माइनस 3 इंटू 58.5 अभी बोला था आपने। 175.5। 1200 से 70.5 कितना हो जाएगा बोलो? 3 बाय 1024 पॉइंट क्या चीज 5। बताओ रिजल्ट सेम आ गया क्या? देखो यार, सिंगल स्टेप। आया नहीं आया? प्रोसेस से जो ऐसे बनेगा नहीं, जो एनसीईआरटी में ये सॉल्यूशन दे रखा है और डायरेक्टली आप ऐसे ही पंच कर दो। अब एग्जाम, अब ऑप्शन मार्क करना है तो सोच लो। समझ में आया नहीं यहाँ से? इसलिए मैंने ये फॉर्मूला करवाया था। चलो लो, यू कैन डायरेक्टली पुट द वैल्यूज और आंसर ले आ सकते हो ऊपर वाले मेथड से। कहाँ क्या पूछ रहे हैं? हाँ, 3 moles of carbon इधर। Calculate the mass of the sodium acetate required for the 500 ml 0.4 molar solution. Molar mass of the sodium acetate is this. Mass of sodium acetate पूछा, सेम क्वेश्चन। चलिए बनाते हैं, पहले कर लीजिए। Those who want to go through the process, पास कर दीजिए। Those who want to go through the process, go with it. But it is single liner बच्चे। देखो मैं आपको जानबूझ के दोनों मेथड्स बताया, आपको जानना है जानू, लेकिन याद रखना ये सब क्वेश्चन को भैया चुटकियों में उड़ाते हैं एग्जामिनेशन के अंदर। ऊपर वाला मेथड से डायरेक्टली ये पंच हो जाएगा क्वेश्चन। इट इज डायरेक्टली गोइंग टू बी डन फ्रॉम द ऊपर वाला मेथड। देखो सेम रिजल्ट आ गया ना, देखो 3 बाय 1024.5, 3 बाय 1 आएगा नहीं आएगा? कॉपी कर लो, जो पसंद है कॉपी कर ले। हाँ, सबने बनाया था क्या? वही बताना पड़ेगा। CRT 4 डायरेक्ट क्वेश्चन। मैं हिंट कर देता हूँ डेटा, सही डेटा मैं हिंट कर देता हूँ, क्वेश्चन दे दीजिए बच्चे। व्हाट्स योर नेम? आपका नाम क्या है? व्हाट? थैंक यू। क्यों नहीं समझ में आया?
पोलैरिटी इज़ गिवन बच्चे, डेंसिटी गिवन है, मोलर मास दिया हुआ है, वॉल्यूम दे रखा है, मास पूछा है, हिंट कर देता हूँ कैसे। एग्ज़ामिनेशन में कौन से में जाना चाहोगे बताओ यार? वन लाइनर? एनसीईआरटी हैवंट मेंशन दिस फॉर्मूला, बट एनसीईआरटी ऐसा क्वेश्चन ज़रूर डालता है। समझ में आ गई ना बात? एनसीईआरटी ने क्वेश्चन दे दिया वैसा, बट ये फॉर्मूला हिंट नहीं किया उसने। क्यों नहीं आएगा? आपने ट्राई क्यों नहीं किया? सेट नहीं कर पाए? कोई बात नहीं। स्टार्टिंग फेज़ है देखिए, कभी-कभी क्या होता है ना कि जब आप पढ़ने बैठते हो, तो आप स्टेप बाय स्टेप कोई भी चीज़ को चलो ऐसा मानो कि खाना खाना है, तो यू विल गोइंग टू टेक द चपाती, आफ्टर दैट द वेजिटेबल्स, फिर समथिंग कुछ एक्स्ट्रा स्नैक्स हैं, लास्ट में डेज़र्ट वेज़र्ट लोगे। यू कांट मिक्स द आइसक्रीम विथ योर चावल एंड दाल। आइसक्रीम आप लास्ट में ही खाएँगे ना, तो अभी स्टेप बाय स्टेप सीख रहे हो, बहुत कुछ आएगा रास्ते में। देखो सेम चीज़ को बताने का तरीका है, चाहता मैं सेकंड्स में बता के निकल जाता, बट मैं आपको ब्लफिंग नहीं करना चाहता, बिकॉज़ बुक में आपको ये मेथड अप्लाई कर रहा है। बुक वाले ने ऐसे बनाया है, ठीक ना? बट वी हैव द अल्टरनेटिव प्रोसेस, इसलिए तो पता है वो चीज़। अभी जितनी भी चीज़ कराऊँगा सबका अपना देखना, बुक इज़ अल्टरनेटिव, बुक इज़ ट्वेन की डिफरेंशिएशन में क्या कराया था? पहले आपको पूरा चेन रूल बताया, फिर बोला सिंगल लाइनर में खट-खट कर निकाल लो। सिंगल लाइनर भी बनते हैं बच्चे। कई बार मैं तुमको दिखाऊँगा देख के न्यूमेरिकल्स बनते हैं, फिज़िक्स में और तेज़ी से। और कहीं-कहीं भैया एडवांस के क्वेश्चन को बिना पेन उठाए बना ही नहीं सकते। पेन तो चलेगा ही, और उसमें भी तुक्का बच्चे तो मतलब उसमें ट्रिक्स एंड ट्रिप्स है। लेकिन उस लेवल पे जाना पड़ेगा तब, ऐसे नहीं। आपको ये आएगा तब तो। लेकिन याद रखना फॉर्मूला क्लिक होना चाहिए। अब अगर यहाँ मोलैरिटी लेते हैं रो ऊपर चला जाता है। यहाँ पे 1 आ जाता है, Mn2 M2 होता है प्लस था। ठीक ना? याद करने का तरीका है ये सब। चलो आगे बढ़े क्या? आइए क्वेश्चन नंबर 4 भी डिस्कस कर लेते हैं एनसीईआरटी का। इस बच्चे का डाउट है देख लो। बट प्लीज आप क्वेश्चंस आंसर साथ में करते चलोगे एनसीईआरटी वाले। डोंट गोइंग टू मिस इट। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, देखो मैं हिंट कर देता हूँ आपको, बनाना आप ही को है। वॉल्यूम इज गिवन एज 500 ml। तो एनसीईआरटी भैया वॉल्यूम को हम लोग पहले कन्वर्ट कर लेते हैं लीटर में। क्या चीज जल्दी बताओ? 500 ml बाय क्या चीज? 1000। दैट इज 1 बाय 2 क्या हो जाएगा? लीटर। So question number 5 from exercise of NCERT. 0.375 molar aqueous solution. Molarity is given as 0.375 m. मोलिटी दे रखा है। ठीक है? तो आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछा व्हाट इज द मास ऑफ सोडियम एसिटेट? ये सोडियम एसिटेट। कितना मास इस्तेमाल किया गया सोडियम एसिटेट? इसका मास पूछा। सिंपल है, फॉर्मूला बैठा हुआ आंसर लेके आओ। देखो यार, सोडियम एसिटेट का मास कितना हो जाएगा? इसका मास कितना हो जाएगा? कार्बन 2 है। 2 कार्बन है, बोलो हाँ या नहीं? पहले सबको समेट के लिख लो। 2 कार्बन है। हाइड्रोजन कितना है जल्दी बताओ? 3। ऑक्सीजन कितना है? 2। सोडियम 1 है। चलो लिखो इसका। कितना लिखेंगे मास यहाँ से? 12 2 ज़ा 24, बोलो हाँ या नहीं? 3। 62 ज़ा 32 प्लस 23, बोलो हाँ या नहीं? चलो इसका मास बोलेंगे यहाँ से 27 प्लस 23, 27 प्लस 23 प्लस 32 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 82 हो जाएगा ग्राम पर मोल। ग्राम पर मोल, 1 मोल का मास इतना होता है, इसको मोलर मास कहते हैं। ये तो ये मॉलिक्यूलर मास कहता है अगर 82 यू लिखते तो। ये क्लियर है, बोलो हाँ या नहीं? 82 ग्राम आ गया। अब बताओ यार मोलैरिटी का क्या फॉर्मूला होता है? मोलर सॉल्यूशन का मतलब समझ में आया? मोलैरिटी गिवन है, कह रहा है कि इतना मोलर सॉल्यूशन है, मोलैरिटी गिवन है। तो मोलैरिटी सॉरी कैपिटल एम गिवन है। तो कैपिटल एम का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन, व्हाट इज नंबर ऑफ मोल्स? मोलैरिटी कितना दे रखा है? 0.375। नंबर ऑफ मोल्स कैसे लिखते हो? गिवन मास बाय मोलर मास कितने का? 82। वॉल्यूम कितना दे रखा है? 1/2। कितने टाइम्स चला जाएगा ये बोलो? 41। 41 हो जाएगा, तो 0.375। आपसे मास ही पूछा है, कितना मास लिया गया है सोडियम एसिटेट का, ये सवाल में पूछा हो। मास इज बीइंग आस्क्ड। मास बाय क्या हो जाएगा? 40। क्रॉस मल्टीप्लाई, सिंपल हो गया, इनटू 41।
इक्वल्स टू मास, आपके हवाले सॉल्व कर ले। आया तो मुझे यही पूछा। क्वेश्चन नंबर 5 फ्रॉम एक्सरसाइज। और कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लें अपने बुक का। वी विल गोइंग टू प्रोसीड अहेड एंड प्लीज नए बच्चे बिल्कुल ना घबराएं कि अभी आप फर्स्ट डे हैं, फर्स्ट डे में आपको अभी। चलो बढ़े क्या? नाउ गिव द टॉपिक इक्विवेलेंट मास। हम लोगों ने इक्विवेलेंट मास शुरू किया था बट हम लोगों ने कैलकुलेशंस नहीं। बोलो यार, इक्विवेलेंट मास शुरू कर दिया था ना, लेकिन अभी हम लोगों ने प्रोसेस शुरू ही किया था, लाइक कैलकुलेशन नहीं किया था। कॉपी कर लो। अरे क्या? बच्चे वो फैन लाइट सब ऑफ कर दो पीछे का। इन केस रिक्वायरमेंट पड़े, सुनो। नहीं आप ऑफ कर दो, आपको बोल रहा हूँ। इन केस अगर अभी क्या नाम है, इन केस लाइट कटेगा तो भैया रिकॉर्ड जब हो रहा है याद रखिए ये लाइट ऑफ होगा। ये रिकॉर्डिंग प्रोसीड करने के लिए इसमें बहुत ज्यादा लाइट खींचता है, मतलब बहुत पावर खींचता है। तो फैन को चलते रहने के लिए ये लाइट ऑफ कर दो, ठीक है, बस ये वाला लाइट, ठीक है, ताकि रिकॉर्डिंग आपका बंद ना हो और फैन ऑफ ना हो, ताकि आपको इरिटेशन ना हो। क्योंकि आज मैंने पूरा का पूरा चेक किया, आई थिंक दैट पावर विल लाइक 5 या 6 पंखे का पावर ले लेता है इन्वर्टर, ये ट्यूब्स का पावर नहीं ले पाता। ट्यूब्स एक्चुअली थोड़ा सा हाई पावर का है ये। इसको थोड़ा सा हटा के कम पावर का लगाएंगे तो सही। ये ट्यूब मैं ऑफ कर दूंगा ताकि रिकॉर्डिंग प्रोसीडेड रहे, ठीक ना। वैसे ये सब चीज भी रिकॉर्ड हो रहा है जो बोल रहा हूँ। चलो लिखो। हटाएं हटाएं, क्या हो गया? चलो लिखिएगा टॉपिक इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास कितने कैटेगरी का हम लोगों ने देखा था, बोलो। एसिड बेस था, साल्ट था, एलिमेंट था और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वाला था, ठीक ना। चलो तो इक्विवेलेंट मास ऑफ, पहले लिखेंगे इक्विवेलेंट मास। गिव द टॉपिक इक्विवेलेंट मास। मास सबसे पहले हम निकालेंगे एसिड का। इसका निकालेंगे एसिड का। लुक हियर, परसों मैंने एक एन फैक्टर नाम का चीज बताया था, आई हैव डिस्कस्ड इट। तो आज मैं यूज करने वाला हूं इसका। चलो पहले हम बात कर लेते हैं एक एसिड के बारे में, दैट इज द नाइट्रिक एसिड। कौन सा एसिड लेते हैं? नाइट्रिक। इसका मास कितना होता है बोलो? 63 ग्राम। कितना मास होता है इसका? इसका एन फैक्टर कितने का था? एन फैक्टर याद दिला देता हूँ, जितना ये H प्लस आयन रिलीज करेगा, कितना आयन ये रिलीज करेगा? 1। रिवाइज नहीं किया है तो भैया आपकी जिम्मेदारी है कि देख के आना। एन फैक्टर कितना है इसका? 1। मैंने लिखा हुआ है कॉपी में, जितना H प्लस आयन ये रिलीज करेगा, जितना H प्लस आयन ये रिलीज करेगा उसको क्या कह देते हैं? इसका एन फैक्टर। तो इक्विवेलेंट मास कितना हो जाएगा बोलो सब कोई? 63 ग्राम बाय क्या हो जाएगा? 163 ग्राम। कोई दिक्कत यहाँ से? नेक्स्ट H2SO4 कितना मास है, जल्दी बोलिए यहाँ से। H2SO4 का 98 ग्राम होता है। इसका एन फैक्टर कितना? फैक्टर इसका बच्चे 2 होता है। कितना होता है? 2। कितना? क्योंकि ये दो H प्लस आयन को रिपरेट करेगा। तो क्या लिखेंगे इसका इक्विवेलेंट मास? 98 ग्राम बाई, कितना ग्राम जल्दी बताइए? 49 ग्राम। वेल एंड गुड। नेक्स्ट थर्ड S3PO4, इसका भी 98 ग्राम होता है। कितना ग्राम होता है? 90। इसका एन फैक्टर कितने का है? चलो लिखा हुआ है आपके कॉपी में, 3 लिखा हुआ है क्या? इसका इक्विवेलेंट मास 98 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? 3। सम डेसिमल प्लेस मस्ट बी देयर, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। फोर्थ CH3COOH, इसका मास कितने का? 60 ग्राम। एन फैक्टर कितना? तो इक्विवेलेंट मास कितना? यही हो जाएगा सेम क्या? 60 ग्राम बाय क्या हो जाएगा? 1, दैट इज 60 ग्राम। समझ में आ रही बच्चे इक्विवेलेंट मास किसको कहते हैं? फिफ्थ, चलिए सारे बच्चे बताना, S3PO3 का व्हाट इज द मास?
H3PO3 का मास कितना हो जाएगा? H3PO3 का मास हो जाता है बच्चे 98 में से 16 हटा दो 84 ग्राम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 84 ग्राम। जिन्हें संतुष्टिकरण करना है लिख लो, कैलकुलेट भी कर लो। इसका 3 होता है, इसका 31 होता है। ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 3 ज़ा 48 होगा। 81 82 ग्राम होना चाहिए। 18 16 हाँ सॉरी 82 ग्राम होना चाहिए। तो 8 1 9 9 3 12 देख लो 82 ग्राम आ रहा है। आ रहा है क्या? अब इसका जो एन फैक्टर था, लिखा हुआ है आपके कॉपी में, कितना लिखा है देखो तो? 2 है। होता 3 है, बट लिबरेट कितना करता है? 2। तो ये 2 हो जाएगा, ठीक ना? स्टार भी किया था इस पे, तो क्या हो जाएगा बोलो इक्विवेलेंट मास? अब देखो बच्चे आश्चर्य से मत देखिए, क्योंकि आपको सब कुछ लिखाया हुआ है कॉपी में और आप घर पे जाके केवल रखेंगे, इसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल थोड़ी हूँ। मैं तो बताऊंगा H3PO2 बोलो हाँ या नहीं? इसमें से 16 और घटा दो, 12 और 4 अगर घट गए तो कितने हो गए? 66। H3PO2 66 होना चाहिए आई थिंक। 66 ही होगा क्या? हाँ। इक्विवेलेंट मास कितना हो जाएगा बोलो इसका इसका? इसका एन फैक्टर कितना था? एन फैक्टर इसका 1 था। तो इक्विवेलेंट मास कितना हो जाएगा? 66 बाय क्या हो जाएगा? 1 दैट इज 66 ग्राम। 7 नंबर बोलो यार यस और नो, इसका इक्विवेलेंट मास मैंने एन फैक्टर कैलकुलेट करवा दिया था। और भी एक दो एग्जांपल ले लो, जैसे HCl में लिखा हुआ है, बोलो हाँ या नहीं? HCl का मास कितना होता है? 36.5। एन फैक्टर कितना होता है? 1। इक्विवेलेंट मास 36.5 बाय क्या चीज? 1। जो भी एन फैक्टर से डिवाइड कर दो इक्विवेलेंट मास आ जाएगा। तो ये किसका आ गया जल्दी बताइए? सारे के सारे एसिड्स का आ गया। किसका आ गया जल्दी बताइए? एसिड। एसिड का। अब देखो एक बार, एसिडिक बिहेवियर में अपना अल्कोहल भी होता है। अल्कोहल इज आल्सो एसिडिक इन नेचर। व्हाई? बिकॉज ये भी देखो कैसे ब्रेक होता है। C2H5 O माइनस और H प्लस दे दिया ना, H प्लस। जो H प्लस लिबरेट करेगा वो सबको एसिड के कैटेगरी में कंसीडर होता है। इसका मास देखोगे तो कितना मास हो जाएगा इसका? 46। कितना मास हो जाएगा इसका? 46। इक्विवेलेंट मास इसका कितना होगा बोलो सब कोई? बोलो यार 46 ग्राम बाय 1 दैट इज 46 ग्राम। समझ में आ गई बात यहाँ पे? तो जो इसका एन फैक्टर से डिवाइड कर दो उसे हम लोग क्या कहते थे बताइए? इक्विवेलेंट मास। कौन सा मास कहते थे? और ये हम लोग ने किसका निकाला जल्दी बताओ? एसिड का। सिमिलर गोज विद द बेस। बेस के लिए निकालेंगे क्या? बेस के लिए बोलो, बोला था हम लोगों को सोडियम हाइड्रोक्साइड। बोलो यार ये सुनो, इसके लिए एन फैक्टर क्या था बोलो? एन फैक्टर कितना था? 1। कितना? OH माइनस आयन। यहाँ पे क्या देखते थे बोले यहाँ से? OH माइनस आयन जो लिबरेट करेगा। और यहाँ पे क्या देखते थे बोलो बोलो एसिड में? कौन सा आयन लिबरेट करेगा? H प्लस आयन क्या करेगा? लिबरेट करेगा। बोलो आया नहीं? जितना H प्लस आयन छोड़ेगा उसी को एन फैक्टर कहा जाता था। जितना OH माइनस आयन रिलीज करेगा उसी को कहा जाता था। आप सुन लेना, जितना होता है उससे मतलब नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे CH3COOH में 4 H थे, रिलीज कितना हो रहा था? 1। ये कैसे मुझे दिमाग में आएगा भैया? वक्त के साथ ये दिमाग में सब आ जाएगा। S3PO3 में कितना हाइड्रोजन था? 3। रिलीज केवल 2 ही होता है, इसलिए आंसर क्या है? S3PO2 में भी 3 था, बट रिलीज कितना हुआ? 1। तो आंसर आया 1। S3PO4 में 3 था और तीनों रिलीज हुआ, तो इसलिए क्या हो गया? 3। तो लिबरेट का मतलब होता है रिलीज कर देना। कितने H प्लस आयन को रिलीज कर पा रहे हो उसे एन फैक्टर कहते हैं। उसके मॉलिक्यूलर मास तो आपको निकालने आता ही है। उसको बस डिवाइड कर दो उसके एन फैक्टर से, कौन सा मास निकल जाएगा? इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट मास बताओ NaOH का उसी तरीके से कितना हो गया? यहाँ पे कौन सा आयन लिबरेट होगा? OH माइनस। इसका मास कितना होता है बोलो? इसका होता है 40 ग्राम। कितना ग्राम होता है? 40 ग्राम। इक्विवेलेंट मास। चलिए लिखने चलिए फटाफट सारे बच्चे, पेन चलाओ। बाय 1 तो कितना हो जाएगा बोलो? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का सिमिलरली, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का मास कैसे निकालेंगे आप? मैग्नीशियम का 24 होता है, ऑक्सीजन का 16 प्लस 1 17 इंटू 2 दैट कम्स टू बी 24 प्लस 34 इज ऑफ 58 ग्राम। इसका एन फैक्टर जो होता है वो होता है 1 और इसका होता है 2। कितना होता है? 2। तो क्या लिखेंगे इक्विवेलेंट मास? बोलो बोलो सारे बच्चे। 58 ग्राम बाय क्या हो जाएगा? 2 दैट इज 29 ग्राम। सारे बच्चे तेजी से हाथ चलाएं, आंसर लेके आए।
क्या जी? वही बोले टाइमिंग पता चलेगा, केमिकल बॉन्डिंग वो चीज़ आता है। आ जाएगा, जितना लिखा है एग्ज़ाम्पल सफिशिएंट इतना पूछता भी नहीं है। आपके क्वेश्चन सारे बन जाएँगे। बट व्हाई कि इसको 2 ही रिलीज़ किया आपने, 1 ही कैसे कर दिया, यहाँ कैसे कर दिया? टाइमिंग सब आ जाएगा, तेरे टेंशन ये वही बात हो गई कि आपने दाल-चावल के बीच में डेज़र्ट माँगा है। तो डेज़र्ट का इंतज़ार कीजिए, आने दीजिए, अच्छे से आइसक्रीम परोस के दें। अभी केवल दाल-चावल पे कंसंट्रेट कीजिए। समबडी इज़ एब्सेंट टुडे ना, गर्ल्स में से कोई? कौन एब्सेंट है? लड़कियों में कौन एब्सेंट है आज भाई? नेम आपकी कोई फ्रेंड वगैरह है क्या? क्या नाम? हाँ? आया वही ना एब्सेंट है ना कोई? रिजल्ट्स वगैरह आने में टाइम है, आप प्लीज़ 11-12 के लिए वेट मत करो, रिजल्ट जो आना है आएगा। आप अपना पढ़ाई में लग जाओ। कि जब तक रिजल्ट का वेट करोगे तब तक मैं सिलेबस बहुत आगे बढ़ चुका हूँ। हाँ, सुनिए।
हो गया? नाउ राइट डाउन द नेक्स्ट वन। तो हमारे पास कौन-सा आ गया? एसिड का और किसका आ गया? बेस का। अब लिखेंगे इक्विवेलेंट मास ऑफ साल्ट। इक्विवेलेंट मास ऑफ साल्ट। राइट डाउन इट। इक्विवेलेंट मास ऑफ साल्ट। इक्विवेलेंट मास ऑफ साल्ट। सारे बच्चे राइट डाउन द टॉपिक। लिखिएगा। इक्विवेलेंट मास किसका जल्दी बताइए? साल्ट का। ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट का एग्जांपल बहुत सारा है। सबसे बेस्ट एग्जांपल जो इजी वाला है, NaCl। इसका मास कितना हो जाता है? 58.5 अभी निकाला था। नहीं निकाला था? इसका 23 होता है। इसका क्या होता है? 35.5। इसका एन फैक्टर कैसे निकालते हैं? लुक हियर, लुक हियर। देखो क्या निकालते हैं बताए। टोटल पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। टोटल पॉजिटिव एंड कौन सा चार्ज जल्दी बताइए? नेगेटिव। तो बताइए यहाँ से एन फैक्टर क्या हो जाएगा? बताइए यहाँ से। सॉरी, इसका मास क्या हो जाएगा? NaCl का मास 58.5। इक्विवेलेंट मास क्या हो जाएगा? बोलो सब कोई। 58.5 बाय चार्ज कितना है इस पे जल्दी बताओ। फिर -1 इस पे +1 बाय 1 हो जाएगा, दैट इज 58 पॉइंट। आ जाएगा क्या? जितना चार्ज है +1 और क्या चीज? -1। किसी कटायन और अनायन पे चार्ज। अच्छा इनमें प्लस चार्ज, टोटल पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज ऑन कटायन, या और कर लो यहाँ। और ऑन क्या जल्दी बताइए? अनायन। कितना पॉजिटिव चार्ज है किस पे? कटायन पे। या टोटल नेगेटिव चार्ज कितना है जिस पे? सिंपल। बताओ कितना चार्ज है यहाँ पे? या तो +1 है या तो -1 है। या तो वो कटायन का चार्ज देखना है या तो एनायन का देखना है। ठीक है? दोनों का साथ नहीं देखना। या तो कटायन या तो एनायन। या +1 है -1 है, मैग्नीट्यूड वाइज दोनों को 1 ही पड़ेंगे। चार्ज माइनस प्लस नहीं लेंगे। क्या लेंगे? -1 है तब भी +1, +1 है तब भी +1। आया समझ में? तो आपको -q या +q कुछ भी रहे, -q लिया तब भी आपको q लेना है। और अगर आपने +q लिया तब भी क्या लेना है? q। q का अभी आया बच्चे, भी शुरू ही हो रहा है। सब बात करेंगे। क्लियर है यहाँ से? जैसे मैंने कह दिया मैग्नीशियम सल्फेट, इसको कैसे ब्रेक करते हैं? चलिए बेसिक बेसिक समझते चलेंगे। Mg+2 प्लस SO4-2 कितना चार्ज है? +2 है। तो अभी दोनों पे सेम चार्ज है, तो एन फैक्टर का वैल्यू यहाँ कितना आ जाएगा? अब इसका मास कितना होता है? मैग्नीशियम का मास होता है 24। सल्फर का क्या होता है? 32। 16 फोर जा क्या हो जाएगा? 64। 4 2 6 6 4 क्या हो जाएगा? 10 एक हाथ में। 6 3 9 9 1 10 क्या हो? 6 3 9 9 1 10 10 2 12 120 ग्राम हो जाएगा। बोलो हाँ या नहीं? तो वहां से क्या हो जाएगा? बोलो यहाँ से मैग्नीशियम सल्फेट इक्विवेलेंट मास कितना होगा? बोलो 120 बाय 2 60 ग्राम। अरे बोलो आया नहीं आया? सिंपल। हम अभी आगे और भी समझते हैं जहाँ पे वेरिएबल पोजीशंस आ जाते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे ये तो हो गया। जैसे अगर आपको भैया दे दिया, ये क्वेश्चन 1 है। क्वेश्चन 2, अगर भैया हमको ऐसा कुछ दे, जैसे दे दिया मेरे को मैग्नीशियम क्लोराइड दे दिया। मैग्नीशियम क्या दे दिया? क्लोराइड। इसको ब्रेक करना सीखे। ये ब्रेक होता है बच्चे Mg+2 में और ट्वाइस ऑफ Cl-1 में। ध्यान देंगे सारे बच्चे, ठीक? अब देखो इस पे कितना चार्ज? +2। तो आप बोलोगे इस पे तो -1 है, पर ये दो है ना ऐसे ऐसे। एक पे -1 तो दो पे क्या चीज? -2। हमेशा इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होता है। इस पे टोटल चार्ज इसीलिए तो लिखा था। बोलो क्या चीज? टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन व्हाट जल्दी बताइए? कटायन। और टोटल क्या जल्दी बताइए? नेगेटिव चार्ज ऑन एनायन। एक पे -1 है, दो पे कितना होगा? तो 2 इंटू -1 -2। इसके लिए भी 2 ही लेंगे और इसके लिए भी क्या लेंगे? 2। बोला ना? माइनस है तब भी प्लस लेना है, प्लस है तब भी क्या लेना है? प्लस। एन फैक्टर का वैल्यू कितना आ गया? बोलो सब कोई। एन फैक्टर कितना आ गया? बोलो 2 आया। अब इसका मास देख लो। मैग्नीशियम का मास 24, इसका 35.5 होता है, 2 है तो 2 इंटू 35.5। जोड़िए सारे बच्चे। 24 71 5 95 95। आया ना यहाँ से? तो व्हाट इज जल्दी बताए यहाँ से क्या हो जाएगा? 95 बाय क्या हो जाएगा? 2। ये कौन सा मास हो जाएगा? इक्विवेलेंट मास। ये आ जाएगा 47 पॉइंट क्या हो जाएगा? 5।
आया समझ में? नेक्स्ट वन, अगर मैं आपसे पूछता उसी तरीके से बोलो क्वेश्चन नंबर 3, अगर मैं तुमसे पूछता AlCl3 क्या पूछता? Cl3 इसको ब्रेक करो, हो जाता है Al+3 ध्यान देना सब कोई 3Cl-1 आएगा? पता है एल्यूमीनियम पे कितना चार्ज है खुद ही बोलो। +3 है बोलो यस और नो मेरे साथ एक साथ बोलेंगे कितने क्लोरीन पे कितना है? -1 पर क्लोरीन है कितना? 3 तो 3 into -1 -3 3 है तब भी क्या लोगे? 3 -3 है तब भी क्या लोगे? 3 या तो कटायन पे या तो एनायन पे इसलिए मैंने क्या लिखा है और या तो इस पे या तो इस पे। एन फैक्टर कितना हो जाएगा बोलो सब कोई? 3 हो जाएगा क्या? एन फैक्टर कितना हो जाएगा? 3 बच्चे आपने मोलर मास अपने जूनियर सेक्शन में निकालना सीखा है हाँ या ना? बच्चे में तो सिखाया जाता है। इसमें कितना मास होता है बोलो? 27 क्लोरीन पे कितना? 35.5 इंटू क्या चीज़? 3 तो बताओ कितना हो जाएगा इसको मल्टीप्लाई करके? 3 5 ज़ा चलो 35 इंटू कितना हो जाएगा ये? 3 90 105 105 1.5 106.5 तो 27 प्लस 106.5 अब इसको जोड़ोगे 133.5 आ जाएगा क्या? कितना आ जाएगा? 133.5 कितना है एन फैक्टर जल्दी बताओ? 3 तो कितना हो जाएगा बोलो? बोलो, बोलो सारे बच्चे। इक्विवेलेंट मास सारे बच्चे एक साथ 133.5 बाय क्या हो जाएगा? 3 या तो कटायन पे चार्ज देखो या तो अनायन पे चार्ज देखो, टोटल चार्ज देखो। तो डिवाइड याद रखना इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होता है। और मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ अच्छा वाला। क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 सारे बच्चे जैसे मैंने कहा दिया Al2SO4 होल 3 सारे बच्चे गौर करेंगे एल्युमिनियम सल्फेट कहते हैं इसको कैसे ब्रेक करेंगे ट्वाइस ऑफ Al+3 ऐसे ब्रेक होता है और थ्राइस ऑफ SO4-2 कैसे ब्रेक होता है ये चीज अब ये चीज कहां से आ रहा है क्लास 9 से वैलेंसी एक्सचेंज मेथड वहीं पे सिखाया गया है ठीक ना अब बताओ कितना चार्ज है इस पे बोलो 3 लेकिन ऐसे ऐसे कितने हैं 2 तो 2 इंटू प्लस 3 बोलो कितने हो जाएंगे 6 इस पे बोलो 3 इंटू -2 बोलो कितना हो जाएगा -6 6 है तो भी क्या हो जाएगा 6 -6 है तब भी क्या हो 6 अब इसका मास कैसे निकालेंगे बोलो एल्यूमिनियम का कितना होता है 27 इंटू 2 हो जाएगा क्या अब इसमें देखो यार जो भी चीज है उसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सल्फर का 32 होता है और ऑक्सीजन का 16 होता है ऑक्सीजन कितने हैं 4 32 प्लस 16 इंटू 4 32 प्लस 16 इंटू क्या हो जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाय क्या हो जाएगा 3 3 बाहर भी तो है बोलो हाँ या नहीं तो कितना हो जाएगा बोलो ये 54 प्लस कितना 32 प्लस 64 32 प्लस 64 कितना हो जाएगा 96 इंटू क्या हो जाएगा 3 कितना आ रहा है कैलकुलेट करके बोलो तो कितना 342 आ रहा है श्योर है 342 ग्राम आ गया क्या अब कितना आ रहा है इसका बताओ एन फैक्टर 6 तो बताओ क्या लिखेंगे 342 बाय क्या हो जाएगा 6 इक्विवेलेंट में ये कैंसिल आउट होता नजर आ रहा है मुझे 5 टाइम्स में 7 टाइम्स में 57 अब आया बोलो हाँ या नहीं साल्ट का कैलकुलेट करना आया एसिड का कैलकुलेट हो गया बेस का कैलकुलेट होगा किसका हो गया साल्ट साल्ट में या तो तुम कटायन पे चार्ज देखोगे या तो किस पे एनायन पे जितना प्लस जितना माइनस दैट इज द इक्विवेलेंट मास बोलो आया नहीं आया चलो जल्दी कर लो कैलकुलेट कॉपी कर लीजिएगा प्लीज इसका एन फैक्टर ब्लू पेन इसका एन फैक्टर इक्विवेलेंट मास का ऐसे निकालते हैं भैया पहले इसको लिख लेना सभी कोई उसके बाद कॉपी ऑल द क्वेश्चंस क्वेश्चन नंबर 1 इज हियर 2 इज हियर चार्ज हमेशा प्लस और माइनस में लेना है आपको माइनस है तब भी प्लस लेना है प्लस है तब भी प्लस लेना है 3 इज हियर 4 इज हियर सॉरी ये 1 2 ये तो 3 हो जाएगा ना फिर ये क्या हो जाएगा 4 पांचों एग्जांपल कॉपी कर लें प्लीज कहीं पे कोई दिक्कत है आपत्ति है जरूर पूछेंगे कि भैया यहाँ पे अगेन आई विल गोइंग टू टॉट यू चलो
इज़ इट ओके? समझ में आया? तो अगर आपके आयन भी सुन लेना हमेशा, टोटल कटायन, टोटल आयन पे इक्वल चार्जेस होते हैं, हमेशा। ये ब्रेक करना आता है बोलो येस और नो? वैलेंसी एक्सचेंज प्रोसेस पढ़ा है क्लास 10th में, 9th में? ये तो मैं फिर से वापस से रेकर करके बता दूँगा ये चार्जेस कैसे आ रहे हैं, देख लो। इसके जो बेस पे लिखा है ना, वो उसके सर पे चला जाता है और जिसके बेस पे लिखा है वो इसके सर पे आ जाता है। यहाँ 3 लिखा था तो 3, यहाँ 2 लिखा था तो यहाँ 2। अब माइनस प्लस कैसे? हमेशा कटायन पहले आता है, एनायन बाद में। प्लस पहले, माइनस बाद में। इसीलिए +3 -2 फिर से देखिए। इसके नीचे क्या लिखा था? 2, इसके सर पे क्या आ गया? +2। इसके नीचे कुछ नहीं लिखा था 1 तो क्या आ गया? 1। माइनस क्यों? पहले कटायन फिर अनायन, तो पहले प्लस और फिर माइनस। देखिए फिर से, यहाँ 3 था, इसके सर पे कितना आ गया? 3। और बताइए यहाँ से, यहाँ कुछ नहीं था तो सर पे कितना आ गया? माइनस। हो गया ना? अब सुन लेना, माइनस पहले प्लस और फिर माइनस। आगे कैसे 3 लिख दिया? बैलेंस करोगे नहीं करोगे? इधर कितना क्लोरीन है? इधर कितना क्लोरीन है? इधर कितना सल्फेट है? इधर कितना एल्यूमीनियम है? आया समझ में? इसको वैलेंसी एक्सचेंज प्रोसेस कहा जाता है। पहले कटायन फिर क्या लिखते हैं? एनायन। किसी को दिक्कत है मैं ये भी प्रैक्टिस करवा दूँगा। क्योंकि मुझे पता है 9th भी तक टिक किया आप लोग का केमिस्ट्री, फिजिक्स। याद ज़्यादा करते पढ़ते कम है। ये हुआ नहीं हुआ? यहाँ पे कैसे हुआ? मैग्नीशियम का +2 वैलेंसी होता है, जानते हो। तो क्या हो गया? पहले +2 फिर क्या चीज़? -2। 2 कैंसल आउट हो गया इसलिए कोई एक्सचेंज नहीं हुआ। तुम क्या लिखते हैं? Mg2SO4 2, 2 से 2 क्या हो जाता? इसलिए MgSO4 डायरेक्ट। मैं ये भी करवा देता हूँ अब। इन केस अगर दिक्कत है इसको ब्रेक करने में तो बता दूँगा। हमेशा याद रखना कटायन वाला हिस्सा पहले, एनायन वाला बाद में। कटायन पहले, एनायन बाद में। कटायन पहले, एनायन बाद में। याद रखिएगा। कभी Cl Na लिखा देखा है क्या? NaCl लिखा है इसलिए क्योंकि IUPAC ने रूल दे रखा है आप कटायन ही लिखोगे पहले, Cl बाद में। Cl Na नहीं NaCl लिखा। ऑलवेज कटायन फर्स्ट, एनायन बाद में। समझ में आया सबको? इन केस दिक्कत है प्रैक्टिस करवा देता हूँ इस पे भी। हमारे पास कितने आ गए इक्विवेलेंट मास बताओ? 3 के। कौन-कौन से? एसिड, बेस और सॉल्ट। एसिड में क्या करते हैं? नंबर ऑफ H+ आयन, प्रेजेंट और लिबरेटेड। लिबरेटेड, प्रेजेंट से लेना देना। प्रेजेंट है तो हो सकता है वो लिबरेट करे, ना करे, डिपेंडिंग ऑन उसकी बॉन्डिंग स्ट्रक्चर कैसी है। सेकंड वन बेस में क्या देखते हैं? OH- आयन। साल्ट्स में क्या देखते हैं? कितना प्लस और कितना माइनस है। या तो प्लस देख लो या तो माइनस। साइन मत देखो। माइनस है तब भी प्लस लेना है, प्लस है तब भी प्लस लेना है। चेक कैसे करते हैं ये मैं सिखा देता हूँ अभी। ये क्लियर है यहाँ से? हो गया सबका कॉपी किया हुआ? हो गया सबका? चलो, आइए, पहले इसको ब्रेक करना सिखाते हैं। अगर किन्हीं को दिक्कत है, तो आइए पुराने बच्चे वाली बातों को देख ले थोड़ा-सा। मुझे पता है यहाँ पे भी थोड़ी-थोड़ी दिक्कतें होती हैं। जैसे को मेरे को दे दिया Na2SO4 इसको ब्रेक करना है। इसके नीचे क्या लिखा हुआ है? पहले देखो आराम से। पहले लिख दो Na हटा दो और SO4 ऐसे लिख सकते हो ना दूर-दूर करके? लिख सकते हो क्या? Na और SO4 को क्या लिख दो अलग-अलग? अब बताओ इसके नीचे क्या लिखा हुआ? तो इसके सर पे डाल दो 2। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 डालना चाहो तो डालो, नहीं डालो तब भी चलेगा, ठीक है? पहले कटायन होता है तो प्लस, फिर एनायन होता है माइनस, हो गया। आया समझ में? कैसे बैलेंस किए? अब कैसे बैलेंस करोगे सोच के बताओ यार? इधर कितना सोडियम है? 2 सोडियम होगा ना? प्लस डाल दो, सल्फेट तो एक ही है। और देख लो समझाता हूँ। जैसे मैंने कहा के अ, KMnO4 ब्रेक करेंगे इसको। ये ब्रेक होता है KMnO4 में, ठीक है? अब सोच के बताओ, पोटेशियम का वैलेंसी 1 होता है। पहले कटायन, फिर क्या हो जाएगा? अनायन। ये प्लस और ये माइनस। 1 को 1 को एक्सचेंज करोगे तो कुछ थोड़ी हो जाएगा। वही चीज़ आ जाएगा। जैसे मैंने अभी लिखा Al2SO4 होल 3 लिखा ना? बताइए पहले Al लिख लोगे, फिर क्या लिखोगे? SO4 लिखा ना? इसके नीचे क्या लिखा है? तो इसमें क्या हो जाएगा? 2 नहीं, पहले 2 लिख दो। इसमें 3 है तो इसमें क्या लिख दोगे? 3 बता रहे हैं स्टेप बाय स्टेप लिख दिया। पहले कटायन या एनायन? तो ये कटायन और फिर क्या हो जाएगा? अब बैलेंस करने के लिए कितना एल्यूमीनियम है? कितना सल्फेट है? तो ईज़ी। आया समझ में?
अब ये 2 3 जा कितना हो जाएगा 6, 3 2 जा क्या हो जाएगा -6, 6 और 6 का 6 ही आया समझ में? एक और कर लीजिए प्रैक्टिस। ए ऐसे मान के चलो दिया FeCl3 बताइए क्या लिख देंगे पहले? Fe और Cl पहले प्लस माइनस मत करो, बताओ Fe के ऊपर क्या चार्ज हो जाएगा? Fe के ऊपर फिर सोच के, गलती मत करो यार, इतना अच्छे से बताया है। इसका बेस इसके सर पे होता है, तो 3 हो जाएगा और इस पे क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा? अब बताओ प्लस कौन माइनस कौन? ये प्लस और ये माइनस आ जाएगा? आ गया? अब बताओ क्लोरीन इधर कितना है? Fe कितना है? 1 तो इधर भी 1 क्लोरीन कितना है? 3 बट वहाँ पे एक 3 देना पड़ेगा ना। अब बताओ इसमें चार्ज कितना आया? 3 3 1 ज़ा -3 3 और 3 का 3 ही होगा। समझ में आया कैसे? ये 9th में बच्चे पढ़ाते हैं वैसे, कोई बात नहीं है। मैं 9th से भी शुरू कर सकता हूँ, बट आप अगर बस कंसिस्टेंसी मेंटेन करो, मैं आपको सब कुछ एक-एक करके ब्रेक करके दिखाऊँगा कैसे-कैसे क्या लिखते हैं। एक और कर लो यार, ताकि संतुष्टिकरण हो जाए पूरे तरीके से। ज़हन तक भर जाए कि ऐसा ही होता है। लाइफ में कभी गलती ना हो। नेक्स्ट देखो, K2Cr2O7 इसको ब्रेक करते हैं K में और Cr2O7 में। हमें कैसे पता चलेगा कौन किसके साथ ब्रेक होगा? फिर वही बात हो गई, तुम आगे-आगे चीज़ पूछते जा रहे हो मेरे से कि K के साथ Cr क्यों नहीं आया? अभी तुम सुन रहे हो पहली बार K2Cr2O7 होता है। इसका कलर भी बता देता हूँ। पढ़े हो ये? तो फिर कलर क्या होता है इसका बताओ तो? जब पढ़े हो तो बताओ, कलर बताओ इसका। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या रिड्यूसिंग एजेंट है? बताओ। हाइली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और ये ऑरेंज कलर का होता है, रसना का कलर का होता है। लेबोरेटरी के अंदर प्योर फैंटा का कलर होता है। आप जो ग्लास में पोर करेंगे तो वो कलर होता है। तो धीरे-धीरे हम सीखेंगे उस चीज़ को। अब देखो पोटेशियम पे कितना चार्ज होता है बच्चे बता दो? बहुत बार बता दिया। +1 होता है। कितना होता है? और यहाँ पे क्या हो जाएगा? -1। अब बताओ सोच के बताओ। अगर ऐसे करके देखो K2 सबसे अच्छा देखो। इसमें 2 है ना? इसमें कितना चार्ज आ जाएगा? 2 इस पे कुछ नहीं है? बताओ। इस पे चार्ज आ जाएगा 1 बोलो हाँ या इसका बेस इसके सर पे 2 था तो इसके सर पे 2 चला गया ना? अब बताओ यहाँ पे ये प्लस या माइनस? और ये वाला? ये 1 ये 2 है ना? तो 2 लिख दो। Cr2O7 1 है तो 1 रहेगा दैट्स इट। अब आ गया बैलेंस करना कैसे होता विदाउट इज इट ओके? इट्स ओके। तो इसको पोटेशियम डाइक्रोमेट कहा जाता है। क्या कहते हैं? और इसको पोटेशियम परमैंगनेट कहा जाता है। अब क्लियर है यहाँ से? अब देखो यहाँ पे सीखने के बाद तुम्हें एक चीज़ और सीखना है। तब तुम और इक्विवेलेंट मास को अच्छे से समझ पाओगे। जैसे मैं पहले तुम्हारा एक समझते हैं। हम लोगों ने 3 कैटेगरी पढ़ लिया। एक कैटेगरी होती है 4th वाला दैट इज़ द इक्विवेलेंट मास ऑफ एलिमेंट। मास ऑफ क्या बताइए? एलिमेंट। ये आसान है ऑफ एलिमेंट। इसका क्या करना है? जो भी एलिमेंट का मास है, एलिमेंट का जो मास है, एलिमेंट के मास को बच्चे हम लोग एटॉमिक मास कह दो। बोलो हाँ या नहीं? ठीक ना? और क्या करना है अगर इसका इक्विवेलेंट मास निकालना है, तो इसका जो भी एटॉमिक मास है, उसके वैलेंसी से डिवाइड कर दो। इक्विवेलेंट मास आ जाएगा। चलिए करके देख लें क्या? चलिए बताना सारे बच्चे। सोडियम का मास कितना होता है? सोडियम का मास कितना होता है बोलो? सोडियम का मास अब तो बताओ यार 23 होता है। वैलेंसी कितना होता है? वैलेंसी समझते हो क्या होता है? जितना इलेक्ट्रॉन को लूज़ या गेन करके अपने आप को बैलेंस करे, ठीक ना? इसका वैलेंसी 1 होता है। वैलेंसी कितना होता है? मैग्नीशियम का 24 कितना होता है? 2 एल्यूमीनियम का 27 कितना होता है? 3 ऑक्सीजन का 16 कितना होता है? 2 नाइट्रोजन का 14 कितना होता है? 3 बोलो यार सल्फर का 32 कितना होता है? 2 यार यस और नो पोटेशियम का 39 कितना होता है? 1 अब करना क्या समझ में आ गया? फॉर्मूला देखो ना एटॉमिक मास बाय वैलेंस मासेस पता है वैलेंसी से डिवाइड कर दो है समझ में? तो मैंने तुमसे पूछा जैसे सोडियम का क्या हो जाएगा बोलो? सोडियम का क्या हो जाएगा बोलो? इक्विवेलेंट मास अगर मैं सोडियम का पूछता हूँ तो क्या हो जाएगा बोलो? 23 by 1 व्हाट इज दैट? 23 इक्विवेलेंट मास मैग्नीशियम का 24 by क्या चीज? 2 दैट इज व्हाट? 12
इक्विवेलेंट मास एल्यूमीनियम का बोलिए 27/3 9 फिर बोलो इक्विवेलेंट मास ऑक्सीजन का क्या चीज 16/2 कितना हो जाएगा ये क्वाइट इजी एंड सिंपल हमारी 4 कैटेगरी फिनिश हो गई कौन कौन सी जल्दी बताओ तो सारे बच्चे एसिड बेस साल्ट एलिमेंट ठीक ना अब आते हैं बच्चे इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसमें किसी को कोई दिक्कत कैसे लिख रहे हैं समझ में आ गया ना कैसे ब्रेक करते हैं इक्विवेलेंट मास ऑफ क्या जल्दी बताइए कौन सा जल्दी बताइए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर अभी भी बच्चे कोई परेशानी है तो प्लीज पूछ लो रादर ऑफ बड़े बगल वाले को इशारा करने से ठीक ना कोई डाउट है तो मेरे से पूछ लो ना घर पे डाउट्स लेके ना जाए देखो फिर से चीजें रिकॉर्ड हो रही हैं आप वापस से देखो रिवीजन करने का सबसे बेस्ट तरीका क्लासेस अटेंड किया घर पे जाओ 1.75 पे 2x पे वीडियो लगाओ वापस से सब कुछ लिख लो लिखने के बाद पेंसिल लो कट कर टिक मारो रिवाइज कर लो क्लासेस को दोबारा सुन लो क्लास में बैठ जाएगा दिमाग में वो चीज़, कभी नहीं भूलोगे बट ये दोबारा करना पड़ेगा ठीक ना इसलिए अब बताओ यहाँ से मास क्या है बताओ यहाँ से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यहाँ तक कोई दिक्कत इन चारों फैक्टर्स में ऑनेस्टली बताना गलती नहीं होगा ना बच्चे क्योंकि नॉर्मलिटी फिर आप इसी पे बेस्ड है पूरा नॉर्मलिटी इसलिए मैं स्पेस स्पेशल टाइम दे रहा हूँ नॉर्मलिटी पूरा इक्विवेलेंट मास पे बेस्ड है इक्विवेलेंट मास निकालना सीख लिया नॉर्मलिटी आ जाएगा आपको ठीक ना चलो अब देखिए यहाँ से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पहले समझना कुछ चीज बताओ शुरू से एलिमेंट का नाम बताओ बोलो बोलो कहाँ से एलिमेंट का नाम बताओ यार हाइड्रोजन था हीलियम था फिर बेरिलियम बोरोन फिर कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियॉन और बोलो सोडियम मैग्नीशियम फिर बोलो एल्यूमिनियम सिलिकॉन फास्फोरस फिर बोलो सल्फर क्लोरीन आर्गन पोटेशियम कैल्शियम हाँ ना मोटे तौर पे इतना समझते हैं अब सुनो यार इसका एक ऑक्सीडाइजिंग नंबर होता है जो तुम्हें दिमाग में रखना पड़ेगा इसका +1 भी होता है -1 भी होता है इसका नहीं होता है उतना कुछ इसका जीरो ही मान लो ना के बराबर होता है इसके लिए अगर बोलोगे लिथियम का तो +1 इसका +2 हमें याद रखना पड़ेगा क्या फिलहाल याद रखना पड़ेगा -3 -2 बताता हूँ कैसे आ रहा है इसका +1 +2 +3 4 हटाओ फॉस्फोरस का -3 हो जाता है -1 हो जाता है माइनस आर्गन छोड़ो इसका +1 हो जाता है इसका +2 हो जाता है बैलेंस ही जानते हो ना इलेक्ट्रॉन को गेन या लूज करने पे जो बैलेंस हो जाए यार ये सीखा है ना तो बताओ यार नाइट्रोजन को क्या चाहिए नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर बोलो तो पर 10th का ज्ञान देखें आप लोग 7 कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए उसको बैलेंस करने के लिए 7 को 1 चाहिए बस कॉन्फ़िगरेशन बोलिए उसका 2,5 आउटरमोस्ट में कितना 5 3 चाहिए उसको तभी तो 8 हो पाएगा ना तो 3 चाहिए तो भैया अगर वो लेगा तो माइनस आएगा इलेक्ट्रॉन आएगा तो माइनस जाएगा तो प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है बोलो देखो 10th का परीक्षा दी हुई है तुमको आना चाहिए नहीं तो तुम भैया रिजल्ट नहीं आ रहा तुम्हारा फिर बोलो यार 8 दो और क्या हो जाएगा 6 आउटर मोस्ट में 6 दो चाहिए ना तो दो लेगा तो माइनस या प्लस माइनस लेगा तो माइनस रिलीज करेगा तो प्लस सोडियम का बोलिए 11 दो 8 1 आउटर मोस्ट में 1 रादर ऑफ गेनिंग द 7 एक लूज करना आसान है तो एक लूज कर देगा लूज करेगा तो प्लस गेन करेगा तो माइनस इसलिए एक लूज किया इसलिए क्या आ गया +1 इसलिए समझ में आया कैसे हो रहा है अब इसके बेसिस पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीखोगे फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट समझ में आ गया ऑनेस्टली फिर से पूछ रहा हूँ एसिड बेस साल्ट और एलिमेंट में कोई दिक्कत नहीं ना क्योंकि इक्विवेलेंट मास ही सबसे पहला जड़ होता है नॉर्मलिटी को सीखने का और नॉर्मलिटी से पूरा स्टोशियोमेट्री बेस्ड है स्टोशियोमेट्री सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है चैप्टर नंबर 1 का सबसे इंपॉर्टेंट 80% सवाल हर एग्जामिनेशन में स्टोशियोमेट्री पे ही आते हैं आप अगर एमटीजी की किताब को ही पलट के देख लो 100 में से 40 सवाल केवल स्टोशियोमेट्री पे बेस्ड है समझ जाओ कितना इंपॉर्टेंट है तो चलो प्लीज देख लो पहले इसको कॉपी कर लेना प्लीज ये वाला फिर इक्विवेलेंट मास ऑफ एलिमेंट कैसे नॉमिनेटी अभी शुरू कहाँ हुआ है नॉमिनेटी शुरू नहीं इस पे बेस्ड है
नॉमिनेटीज़ के बाद ही स्टार्ट हो टॉप 8 ये बहुत अच्छा लिखती है। नोट्स लेके आए हैं आज आप लोग? नोट्स लाए हो? जो बच्चा लेके आया प्लीज़ चेक कराएगा नोट्स। ठीक से मैथ्स हो गया ना इन लोग हो गया क्लास सर होगा। शुरू ही होगा ना? बायोलॉजी करवा देते, बायोलॉजी कर लो, ठीक ना? सर को भेज बायो का सेशंस पहले ले लो। आ जाइए सर नीचे। लड़की आती है सर, आती तो है ना? सर, अरे बैठ जाइए ना सर। हो गया? तो वॉलेंसी को बच्चे एक ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, अलग-अलग बातें हैं, अभी हम बहुत डीप में जाके पढ़ेंगे। बट मोटे तौर पे मैं आपको ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे कैलकुलेशन चलिए, हो गया? ठीक है, नहीं हुआ? वो कौन-कौन करके आया था आज वाला? असली बोल, ये थे, अभी तो कॉपी में चेक करूँगा। वो भैया टाइम पे करो, युगांडा की तरह मत आ जाओ ऐसे मुँह उठा के क्यों? क्या हुआ सर, कोई बच्चा था क्या? दीपक सर?
कोई बच्चा आया हुआ है क्या बाहर? हाँ, कौन है? 9th में? स्कूल से डायरेक्ट आ गया है? स्कूल से आया हुआ है? हाँ? 9th क्लास की लड़की थी? न्यू बच्ची है कोई? अच्छा, अच्छा, ठीक, ठीक है सर। नंबर लिए थे आज उसका? नंबर लिए थे मैथ्स वाले का? ले लिए थे ना? ठीक, तो हमको व्हाट्सएप कर दीजिए। चलिए, इज़ इट ओके? सबका समझ में आ गया? चलिए, अब लिखिएगा, तो हम लोग 5वाँ इक्विवेलेंट मास निकालने जा रहे हैं। उससे पहले हम कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर करेंगे। तो गिव द टॉपिक कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, तब ये चीज़ समझ में कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। कल तो संडे है, संडे को आपका मैथ्स है ना? नहीं है? छुट्टी कर दूँ कल? 1 दिन रेस्ट चाहिए, है ना? कैलकुलेशन ऑफ कौन-सा नंबर जल्दी बताइए? ऑक्सीडेशन नंबर। अब सुनो, ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट 2 डिफरेंट बातें होती हैं, और ये सब चीज़ें इनऑर्गेनिक का है। इस समय हम लोग पढ़ेंगे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, डिटेल से बताएँगे क्या हो, ठीक है? अभी मैं तुमको इंट्रो करता हूँ क्योंकि मुझे रिक्वायरमेंट है कुछ, गौर कीजिएगा। जैसे कि मैं कहता हूँ आपको, लुक हियर, सब बच्चे का लिखा हुआ हो गया तो मैं आगे बढ़, चलिए देखिए। मैंने लिखा जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पे, मैंने लिखा KClO3, ठीक है? मैंने तुमसे पूछा कि व्हाट इज़ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cl, ठीक है? अंडरलाइन कर दूँगा, बताना है उसे। इससे अगर तुमसे पूछूँ तो लिख देना है x, क्या लिख देना है? लिस्ट में देखो पोटेशियम का क्या वैल्यू दिया हुआ है? लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है? +1। ऑक्सीजन का? ऑक्सीजन, है ना? तो चलिए, करना क्या है बच्चे बता रहा हूँ सुनो। जितना पोटेशियम है वो लिख दो नंबर को, 1 लिखा। क्लोरीन कितना है जल्दी बोलो? x, +1 को 1 लिख सकते हैं नॉर्मल। ऑक्सीजन कितना है? 3 ऑक्सीजन है कितना टोटल? 3, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इस पे कोई चार्ज नहीं दिख रहा है तुम्हें? तो टोटल को 0 से इक्वेट कर दो। से इक्वेट कर दो, कर दिया? तो कितना हो जाएगा बोलो? 1 + x -2 × 3, 1 - 6 का वैल्यू 0, x का वैल्यू क्या हो जाएगा? x का वैल्यू क्या हो जाएगा? +5, ठीक है? कितना हो जाएगा? +5 आया? इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया। एग्जाम्पल के तौर पे और देखो, जैसे मैंने कहा तुमसे KMNO, कहा ना? मुझे मुझे मैग्नीज करनी, ठीक है? तो मैं इसका कर दूंगा x, क्या मान लूंगा? x, इसका +1 और इसका -2, क्या हो जाएगा बोलो? 1 + x + -2 × 4 = 2, तो क्या हो जाएगा? 1 + x -8 = 0, तो 1 - 8 -7, x का वैल्यू आया समझ में कैसे निकला? इज द कंसेप्ट इज क्लियर? समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है? मैंने कहा एग्जाम्पल के तौर पे KClO3, KClO3 करवाए ना, K2Cr2O7, हड़बड़ाइएगा नहीं, पहले सीखिए। ये मान लीजिए इसका निकालना है, तो इसको मैं मान लूंगा x, क्या मान लूंगा इसका? पोटेशियम का फिर से बोल दो, +1। ऑक्सीजन का कैलकुलेशन बताओ? +1 × 2 +2 × x, 2 है ऐसे, और ऑक्सीजन कितना है जल्दी बोलो? 7 है, 0 आया समझ में? क्या लिखिए, समझ में आएंगे? ऑक्सीजन पे -2, ऑक्सीजन कितने हैं? 7, 7 2 14, चॉइस ऑफ x, तो क्या लिखेंगे? +2x -14 इज इक्वल 2 -14 बोलो बच्चे? 0, तो 2x का वैल्यू, x का वैल्यू 6, अब आया? बोलो यार, आया नहीं आया? इसे कहते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर हम कैलकुलेट करें, इसलिए ये लिस्ट लिखवाया। क्लियर है यहाँ से? दो चार और प्रैक्टिस कर लेते हैं, क्योंकि लास्ट वाला जो है अपना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का ही इक्विवेलेंट मास है,
और ऑक्सीडेशन नंबर के बिना आप नहीं निकाल पाएँगे। इसलिए पहले आपको ऑक्सीडेशन नंबर आना चाहिए। स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं बच्चे, फिर लोअर से लेके हायर लेवल ऑफ सवाल पे हम लोग जाएँगे, ठीक ना? बट मैं गारंटी बोल रहा हूँ, एट द एंड ऑफ द चैप्टर यू कैन फील ईच एंड एवरीथिंग कि एक-एक इन्फॉर्मेशन आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन की तरह मिला होगा। अब वो चैप्टर पढ़ने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं लगेगा, इसलिए मैं टिपिकल टॉपिक को पहले उठाया। इसके बाद जो एक चैप्टर आएगा एटॉमिक स्ट्रक्चर, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, इतना इंपॉर्टेंट कि मान के चलो फिजिक्स में भी एंटर किया हो। फिजिक्स का एक पूरा चैप्टर ही एटॉमिक स्ट्रक्चर है, चैप्टर नंबर 2 है। इसलिए 11th का फिजिक्स केमिस्ट्री भैया बहुत 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 इंपॉर्टेंट है सारे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू और जिसको एनडीए करना है उसके लिए 11th का ये चीज पूरा का पूरा मान के चलो। तुम इसे सब कुछ मान लो, सर्वे सर्वा, अगर तुमको एनडीए में जाना है तो बायोलॉजी कैंडिडेट इंक्लूडिंग बता रहा हूँ। देखो सब कुछ सब में जाना जाता है, देखो दिमाग में एक ही चीज बैठा हुआ है, बिहारियों के दिमाग में एक ही चीज, आईआईटी, नीट, यूपीएससी, एसएससी, बैंक का पीओ, बस। इसके अलावा उनको जिंदगी में कुछ दिखता ही नहीं। उनको पता ही नहीं है कि लॉ नाम का भी एक फर्म होता है, कि क्लैट के थ्रू भाई एडवोकेट्स इतनी बड़ी पोजीशंस होती है ना कि अगर तुम बन जाओ तो कहाँ से कहाँ लाइफ बन जाएगी। ठीक है, एनडीए तुम क्या समझ रहे हो कि नॉर्मल लाइफ होती है। हमारे आईआईटीएन का जॉब छोड़ के ना, आईआईटी का देख लेना, एक कर्नल का इंटरव्यू, आईआईटी मुंबई सॉरी मद्रास को ड्रॉप किया था उसने एनडीए की। एनडीए इज जस्ट लाइक अ लाइफ जीते मान लो भाई। और वो इंडिया के अंदर डिफेंस का सबसे बड़ा पोजीशन है। तो आर्मी सेक्शन में बायोलॉजी वाली लड़की है, लड़कियों, अब तो लड़कियों का भी इंक्लूजन होने लगा 2 साल से। तो बायोलॉजी जिसने ले रखा है वो भी +2 के बाद आर्मी में एंटर कर सकते हैं। नेवी और एयर फोर्सेस में नहीं अलाउड है, इसके लिए मैथ्स चाहिए। बट अगर आप बायोलॉजी ले रखे तो आर्मी में आ सकते, यू हैव अ चांस। और थोड़ा सा अगर सैलरी वैलरी का कह रहा हूँ, स्टार्टिंग फ्रॉम 1.5 लाख टू 2.75 लाख बॉक्स पर मंथ सैलरी स्टार्टिंग है, और सर्विसेज तो छोड़ ही दो कितने। एनडीए इज जस्ट लाइक अ ह्यूज स्टर्न। और 11th का सबसे ज्यादा सिलेबस 2 एग्जामिनेशन में पूछा जाता है इंडिया के अंदर। एक होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, जहाँ पे लोग जूनियर साइंटिस्ट के तौर पे जाते हैं। केवीपीवाई एक पेपर होता है, उसको क्वालिफाई करना पड़ता है। आईआईएससी में एडमिशन होता है, नहीं तो आईआईटी निकालना पड़ता है इसमें एडमिशन के लिए, एडवांस आईआईटी। और या फिर आप केवीपीवाई का पेपर देके क्वालिफाई करो। इसमें भी 11th का सिलेबस भर के आता है, और एनडीए में भी 11th का सिलेबस बहुत, इसलिए 11th 2 एग्जामिनेशन के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो भैया अभी जो पढ़ोगे ना आप, वो सब कुछ आपका जिंदगी डिसाइड करे। अभी तक जो पढ़ते आ रहे थे बस वो एक कागज के टुकड़े के लिए पढ़ते आ रहे हो, क्योंकि कुछ दिन बाद 12 मई को निकल जाए, और कुछ ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। 90 लाओ तब भी बढ़िया है, नहीं लाओ तब भी बढ़िया। कोई टेंशन मत पालो, बट इसको अगर किए तो फिर थोड़ा तो मजाक करेगा जिंदगी। तो इसलिए भैया 11th का एक एक चीज को केवल बुकिस रहना इंपॉर्टेंट नहीं है। आप यहाँ पे कोई जरूरत नहीं टीचर से मेरे से खूब अप्रिसिएशन ले लो, भैया मेरा बड़ाई कर रहे हैं ना, कोई जरूरत। मेरे टेस्ट में अच्छा नंबर ले आओ, तुम समझ जाएंगे तुम अच्छे हो। मेरे टेस्ट में 90% लेके दिखा दो, मैं मान लूंगा तुम। फिर तो भाई चैलेंज दे दूंगा, 60% का भी चैलेंज दे दूंगा, 60% ला के दिखा, पर तुम इतने दिग्गज हो। 60% दे दूंगा, डेड मार्क तुम ला के दिखा देना, तो जिस दिन बोलूँ। ऐसे इतना टफ नहीं सेट करूंगा स्टार्टिंग में, पर अगर जिस दिन बोल दिया 60% लाने में तुम्हारे तोते उड़ जाएंगे, गारंटी दे रहा हूँ। सामने से सब कुछ परोसा नजर आएगा, पर आंसर नहीं मैच करेगा सॉल्व करने के, क्योंकि ये नेचर है पेपर का भैया। ऐसा अभी से नहीं करोगे आदत तो 2 साल बाद वही चीज आएगा फिर। मैं तो ट्रेन कर रहा है ना अभी से, चलो K2CR207 कोबरा कमांडोज की तरह, चलो एक और देखो, H2SO4, चलो बताओ, सल्फर का सुन लेना। मैंने हाइड्रोजन के लिए +1 -1 दोनों लिखा है। 90% 95% केसेस में +1 ही लोगे, क्या लोगे, +1। हाइड 2 आयन आयन होते हैं, एक को हाइड्रोनियम आयन कहते हैं, एक को हाइड्राइड आयन कहते हैं। याद रखना हाइड्रोजन ज्यादातर +1 शो करता है, तो यहाँ पे क्या शो करेगा बोलो, +1। ऑक्सीजन का -2, बोलो क्या हो जाएगा, +1 +x -2 इंटू 4 +2 0, बोलो होगा नहीं होगा। अच्छा ये भी तो 2 है, ये भी तो 2 है, तो 2 प्लस क्या हो जाएगा, x -8 इज इक्वल टू 0। x 2 -8 6 0, x का वैल्यू 6 आया। नेक्स्ट वन एग्जाम्पल, मैंने कह दिया तुमसे ऐसा, लाइक सो फोर, गंदा सा एग्जाम अभी हुआ।
इधर-उधर का भी लेके कोई फ़ायदा नहीं है। एट HNO3 का निकाल, हाइड्रोजन चलो, अभी डिफ़िकल्ट वाला नहीं पूछो, क्योंकि इसमें बहुत सारे एक्सेप्शन केसेस होते हैं। बताओ इसका +1 होगा, इसका क्या हो जाएगा? -2 1 अब डायरेक्टली कर लेंगे x -2 इंटू 3 इज इक्वल टू 0 x -5 हो जाएगा ये 1 -6 0 x का वैल्यू क्या हो जाएगा? आया समझ में? अब बताओ ये क्यों निकलवाया? अब गौर करना। हमने इक्विवेलेंट मास पढ़ना है। हम लोगों ने 4 पढ़ रखा है। क्या-क्या पढ़ा है जल्दी बताओ? एसिड, बेस, साल्ट और एलिमेंट। अब किसका पढ़ने जा रहे हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का बच्चे कहता है कि सुनना क्या होता है यहाँ पे? इक्विवेलेंट मास का वैल्यू क्या होता है यहाँ पे? यहाँ पे, यहाँ लिखेंगे मोलर या मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिखा बाय चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। कौन सा नंबर जल्दी बताइए? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का जो मास है उसके ऑक्सीडेशन नंबर में क्या बदलाव है उससे डिवाइड कर दो तो इक्विवेलेंट मास आता है। तो पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीखेंगे तभी तो मास आएगा। अरे बोलो हाँ यार। पहले ये हमको पता होना चाहिए ना कि नंबर निकालते कैसे हैं तो चेंज कैसे निकालेंगे। जब पता ही नहीं नंबर कैसे निकल रहा है तो चेंज कैसे आ जाए। अच्छा एक चीज और सुनिएगा, अगर आपको ऐसे करके दे दिया, यहाँ से सारे बच्चे समझिएगा, एक और PO4 -3 दे दिया, तो तुम जीरो से इक्वेट कर रहे हो ना बच्चे, बट अब चार्ज कितना आ गया माइनस। मैं तुमसे फोस्फोरस का पूछ ले, क्या लिखते हैं एक्स, क्या लिखते हैं बोले यहाँ से -2 इंटू 4, बट ये जीरो से इक्वेट क्योंकि इस पे चार्ज -3 है समझ में, तो क्या लिखोगे बोलो यहाँ से? दिस इंप्लाइज x -8 इज इक्वल टू -3, उधर ट्रांसफर कीजिए, x -3 प्लस 8 कितना हो जाएगा? +5 आ जाएगा क्या? इज इट ओके? कैसे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आया समझ में? चलो लिख लो अब ये, अब होप सो समझ में आ गया होगा। अब आपका इक्विवेलेंट मास वाला टॉपिक एंड होता है और इसको हम लोग कैलकुलेट करके 2-3 एग्जांपल से खत्म। चलो, पहले ऑक्सीडेशन नंबर टॉपिक डाले ना, कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, ओ नंबर का मतलब ऑक्सीडेशन नंबर, जीरो मत मान लेना इसको भैया, ओ नंबर का मतलब ऑक्सीडेशन है। घर पे रिवाइज करते हो? हाँ, तुम्हारी कॉपी देख के पता चलेगा मुझे कितना पढ़ रहे हो। हर सैटरडे को आपकी कॉपी चेक होगी, फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों लाना है। वैसे आप केवल फिजिक्स नहीं लाया आज, कोई केमिस्ट्री लाए हो? रफ कॉपी में थोड़ी चेक करूंगा, ऑलवेज द नोट्स कॉपी मस्ट, सैटरडे के सैटरडे लेके आना है और चेक करा के जाना है प्लीज। मुझे कैसे पता चलेगा आप पढ़ रहे हैं? मैं क्यों भरोसा करूं किसी पे? साइंस स्ट्रीम से 3-4 बहुत खतरनाक पेपर होने वाले हैं जो कि आप कर सकते हो परस्यू, और प्लस टू के बाद और भी साइंस स्ट्रीम के अलावा भी बहुत कुछ होता है। मैं आपको हेल्प करूंगा बट आपको अभी से तैयारी में लगना पड़ेगा तब। ऐसे नहीं कि तुम सोच रहे हो कि 6 महीना तैयारी कर, नहीं होने वाला। सिपाही का एग्जामिनेशन नहीं देने जा रहे, तो तुम दौड़ लगा लोगे पुल पर और हो जाएगा सिलेक्शन तुम्हारा। ये 2 साल का डेडिकेशन मांगता है, एकदम सीधा। ऐसा डेडिकेशन की दुनिया से बहुत कम मतलब, सीधा मतलब कोई मैं इफ एंड बट्स नहीं। बिकॉज नीट और आईआईटी वाले बच्चों का है ही नहीं, आईआईएससी नीट आईआईटी एनडीए वैसे बच्चों का है ही नहीं जो लापरवाह है, नहीं है उनका, सीधा। मैं कोई इफ एंड बट नहीं लगा, एनडीए ले ही नहीं सकता वैसे बच्चों को। 5 दिन के एसएसबी में छांट देगा, रिटर्न अगर गलती से निकल भी गया तो छांट देगा। अगर लापरवाही नजर आ गई आपकी जिंदगी में, आईआईटी एडवांस सबका नहीं होता, बहुत चुनिंदों का होता। नीट सबको लेता नहीं, ये बात रियलिटी है। 600 प्लस से कॉलेज ही खुलता है, भी मिलेगा नहीं मिलेगा बहुत रेयर चांस है। 25 लाख बच्चे फॉर्म भर रहे हैं, तो दिस इज रफ टफ कंपटीशन। गर्मी जाड़ा बरसात, दीपावली होली, शादी ब्याह सबको त्यागना पड़ेगा एक टाइम। मैं बहुत ड्राई ऑनेस्टी से कह रहा हूँ। जो तुम देखते हो ना कि लैविश लाइफ कोई जी रहा है अपनी जिंदगी,
सच मायने में वो इंसान बहुत रॉ रहा है, बहुत ब्लैक एंड व्हाइट ज़िंदगी। उसके लाइफ में तुमको लगता है ना कि वो जाता है, कभी-कभी क्या होता है कि तुम सुने होंगे कि 5 स्टार होटल में ठहरा, बट कमरे से बाहर निकला ही नहीं। तो तुम कोई भी यहाँ पे बिस्तर लगा के सो जाओ, पंखा चला के और 5 स्टार पे सो जाओ, कोई फ़र्क नहीं है, सोना ही है ना। और वो इंसान गया भी किसी बड़े शहर में तो उस रूम के अंदर वो सो के निकल गया। उसे फुर्सत ही नहीं है, कि उसको लाइव बनाने से फुर्सत ही नहीं। समझ में आ रही है बात? अब धोनी वगैरह या कोहली कहीं जाते हैं खेलने के लिए, थोड़ी ना वो बैठ के दुबई में जाके मॉल घूमते रहते हैं, बुक की तरह। फुर्सत भी नहीं है। वो गेम खेलने जाते हैं, गेम की प्रैक्टिस करते हैं, खेलते हैं, आ जाते हैं। सक्सेसफुल लोगों की जो निजी ज़िंदगी होती है ना, वो बहुत रॉ होती है, बट सक्सेस उनका बहुत ग्रैंड होता है। इतना ग्रैंड होता है कि दुनिया की हर लेविशनेस उनके घर के अंदर। तो वो आपको चाहिए तो वो करना पड़ेगा। वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। और अभी से आदत डाल लो तो बहुत अच्छा है। 2 साल में चीज़ें बदल जाएँगी, बहुत कुछ बद पढ़ाई तब भी करना पड़ेगा, तब पढ़ने का मज़ा है। मैं क्या बोल रहा हूँ, ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, लेकिन फिर मज़ा है वहाँ पढ़ने का। वैसे एनवायरनमेंट में चले जाओ, लाइफ ही बदल जाए। एनडीए का कोई भी कॉलेज तुमको कभी लगे ना, एनडीए का, आईआईटी का या फिर मेडिकल के किसी कॉलेजेस का या डिज़ाइनिंग के किसी कॉलेज का, अगर किसी को डिज़ाइनर बनना है, फैशन डिज़ाइनिंग बहुत बड़ी बात है, नॉट ए बिग डील, नॉट ए ईज़ी डील, इट्स अ टफ टास्क। किसी को एलएलबी करना है, बड़े फॉर्म में एडवोकेट्स बनना है, तुम ऐसे का ना फ़ोटोज़ निकाल के अपने स्टडी टेबल के आगे लगा दो, हर रोज़ उस कॉलेज का सपना देखो। अपने वॉल स्क्रीन वगैरह पे भी लगा लो, अपने फ़ोन के, अपने लैपटॉप्स के, ताकि तुमको वो दिन हर दिन स्टक करे कि वहाँ जाना है। तब तुम वहाँ पहुँचोगे, एक ना एक दिन, और वहाँ से सब कुछ बदल जाए। फ़ोटो से ये इंस्पिरेशन मिलेगा कि आपको वो करना है, बहुत कुछ हो। अगर आप ना सपने देखो हर रोज़, नहीं होगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो वो चीज़ वहाँ पहुँच। और एक बात और बता देता हूँ, आईआईटीज़, नीट के अलावा भी बहुत सारे ऐसे फील्ड है जिसमें बहुत पैसे हैं, बात तो लिख के ले, बहुत फील्ड है ऐसा। इतने पैसे तुम सोच भी नहीं सकते, पैकेज-वैकेज तो छोड़ ही, इसके अलावा भी बहुत कुछ। बट अगर आप वो करेंगे तब। लेकिन एक बात है, इन सब के प्रिपरेशन के दौरान एक चीज़ तो आपको आदत आ जाएगा, लाइफ में कैसे नेगेटिव फेजेस में भी आगे बढ़ना है, फालतू के इंटरेस्ट को कैसे छोड़ना है, दैट विल बी क्वाइट ईज़ियर। लेकिन अभी भी आपको दशहरा जाना है, लोग की शादियाँ अटेंड करनी है, फिज़ूल कुछ नहीं मिलना रिटर्न में आपको, बतासे लेके लोगों की शादियों की, अगर आपको करना है तो। नहीं करना है, तो देखो यार, मैं आपको कई बात बोल देता हूँ, बिहार के अंदर पैदा लिए हुए तो प्रॉब्लम क्या है ना, गार्जियन ज़्यादा लोड लेते नहीं, लड़कियों का ख़ासकर। ज़्यादा देखते हैं टर-टर कर रही हैं, शादी करवा के हटा दो। हाँ, क्योंकि रियलिटी है ये, मानो ना मानो सच ही है, क्योंकि किसी को बोझ नहीं रखना अपने घर के अंदर। और लड़का को भी कुछ दिन बाद बोल देते हैं, भैया अपना लाइफ़ अपने देख लो, जो करना है करो। जाओ तुम कहीं किसी के यहाँ सर्वेंट बन के रहो, कुछ करो। एक हद तक तुमको देंगे वो, 25 तक, 26 तक, 27 तक, फिर वो हाथ जोड़ लेंगे तुमसे कि अब तुम अपना देख लो क्या करना है। तो उस समय वैसा दिन आने से अच्छा है कि पहले सुधर जाओ। बहुत कम एज है अभी, 15-16 साल इज़ द बेस्ट एज टू थिंक अबाउट योर लाइफ़। तो अभी 10th से निकल रहे हैं आप। 2 साल 18-19 के जब हो जाओगे, तो उस समय अगर तुमको कोई अच्छा कॉलेज मिल गया तो लाइफ़ विल गोइंग चेंज, लाइक बहुत ड्रास्टिकली बदलाव आता है। तो रात के बाद ही बदलाव आ जाएगा जिस दिन रिज़ल्ट आ जाए। मैं सच कह रहा हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। पहले ऐसा था कि एजुकेशन सिस्टम में ये लूपहोल्स थे कि पैसे नहीं है गार्जियन के पास तो कैसे फलाना कॉलेज में पढ़ाएँ। आजकल 1000 बैंक लोन लेके खड़ा है। जाओ भैया मेरे से पैसे ले लो, पढ़ लो। गवर्नमेंट तैयार है वैसे बच्चों के लिए जिसके पास रिज़ल्ट, ये सब बात झूठ है, मेरे पास पैसे नहीं। गवर्नमेंट हर एक उन बच्चों का इज़्ज़त दे रही है जिनके पास रिज़ल्ट है। उनका इज़्ज़त नहीं है जिनको अपने से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, करना ही।
और लड़कियाँ तो मैं बोला ना कि अब पैरेलल खड़ा हो रही हैं हर जगह। ये एग्ज़ाम्पल भी शायद आपको कुछ दिन पहले बताया था, अपने ही घर के अंदर का। पता है मेरे भाई की शादी हुई थी लाइक अभी पहले। भैया भी मैनेजर है बैंक, बट भाभी लंदन के अंदर 2 साल 3 साल से। ही इज़ एन आईटी इंजीनियर, महीने का 4 लाख बना रही है और 3 से लंदन में रहे, क्योंकि भैया मैनेजर है बैंक। और बिहार के अंदर अगर तुम मैनेजर हो तुमको ऐसे ही चेक घस के दे देगा लोग। पर उन्होंने शादी नहीं करी वैसे। उन्होंने ऐसी लड़की से शादी किया जिसको वो चाहते थे और वो काफ़ी अच्छी भी। तो द वे इज़ गोइंग टू बी चेंज्ड। अब चीज़ें बदल रही हैं, लोग का सोच बदल रहा है, तरीके बदल रही हैं। लोग इंस्पायर हो रहे हैं इंटरनेट से। जब से जियो फ्री हुआ ना लगभग जो ये सस्ता हुआ, 300-400 में 1 जीबी, 1.5 जीबी हर रोज़, तो इंटरनेट से बहुत बूम हो गया। इंडिया ख़ास करके बहुत ज़्यादा पागलों की तरह भरा है। बहुत ग्रोथ हुआ। लड़के-लड़कियों का गाँव-गाँव तक सोच बदल गया। देखते हो ना? तो कई वैसे स्टोरीज़ देखे होंगे, जम्मू-कश्मीर में, छत्तीसगढ़ में, इंटीरियर इलाकों से आदिवासी लड़कियाँ, वो यूपीएससी, आईआईटी, एनआईटीज़ में। तो व्हाई? द थिंग इज़ गोइंग टू बी चेंज ना, गाँव-गाँव से बच्चे पढ़ के निकल रहे हैं। तो एक सीट तो वो ले रही है ना लड़की किसी गाँव में बैठ के। कैसे आपको सीट मिलेगा अगर आप हसल नहीं, एटलीस्ट आप तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो, इस शहर में रह रहे हो, अच्छे घर परिवार में पैदा लिए। मैं तो ऐसे का देखा हूँ कि घर में कुछ रहने का उपाय ही नहीं है। हमने देखा भी है कई वीडियोज़ के अंदर, पढ़ने का जगह नहीं है घर, बट क्वालीफाई मैं ये नहीं कह रहा हूँ, जिसके पास सुविधा है उसके लिए और डिफ़िकल्ट है क्रैक करना, पता है क्यों? गार्डियन एक ही बात बोलेंगे सब कुछ तो तुम किया क्या? एटलीस्ट उसको तो कोई नहीं बोल सकता ना कि तुमको सब कुछ मिला। हमारे से तो सवाल होगा भैया 2 साल बाद। सीबीएसई वाले थोड़ा रेडी रहना आगे के बाद। और मैं कहता हूँ भैया मज़ा है, सही बात बता रहा हूँ। पढ़ना एक टेबल के अंद ऊपर रह के सबसे आसान टास्क है दुनिया का। एथलीट बनना, एक्टर बनना, डिज़ाइनर बनना टफ, पढ़ना इज़ द ईज़ीएस्ट टास्क। एथलीट विराट कोहली करोड़ों में एक बनता है बट हर साल 2000 आईआईटी में सेलेक्ट होते हैं। तो समझ जाओ ना टफ कौन। कितने बिहारी गए हैं इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने नहीं पता ना, 1-2 गिन के, ठीक ना? और हर साल कम से कम 400-500 लोग नीट आईआईटी निकाल रहे हैं बिहार से। तो टफ कौन हुआ? एथलीट बनना। तो जो क्रिकेटर का सपना अगर देख रहे हो ना गलती से, वो टास्क बहुत टफ है। ये आसान है। इसलिए 10 घंटा पढ़ने की आदत डाल लो और बन जाओ। और अगर उसके बाद कॉलेज में जाके कोई शौक हो गया कि गाना गाना है, राइटिंग करनी है, मॉडलिंग करना है, तो कॉलेज तुमको सब कुछ दे देगा करने के। कॉलेज के अंदर सारा प्लेटफ़ॉर्म, मुंबई आईआईटीज़, दिल्ली आईआईटीज़, मद्रास, वहाँ पे बड़े-बड़े एक्टर एक्ट्रेसेस पहुँचते हैं। बड़े-बड़े ड्रामा काउंसलिंग होती है वहाँ पे, सॉरी ड्रामा के कंसर्ट होते हैं, लोग सेलेक्ट होते हैं, वहाँ से फ़िल्म इंडस्ट्री में एंटर भी मारते हैं। तो वहाँ बहुत प्लेटफ़ॉर्म, वहाँ पहुँचने के बाद तुम और भी बहुत कुछ कर सकते हो। एक्सप्लोरेशन, मन है तुमको एथलीट ही बनना है, तुमको प्रमोट भी करेगा मुंबई आईआईटी, तो हो सकता है क्रिकेट में जल्दी घुस जाओ। अब यहाँ पे खेलोगे तो पीडब्ल्यू से तो सेलेक्ट होना इतना ईज़ी टास्क नहीं है किसी कॉलेज से। कौन तुमको देखने आएगा? बात समझ में आ रही है ना बात? इसलिए इम्पोर्टेंट इज़ टू स्टडी यार, बहुत अभी इम्पोर्टेंट है आपको ये चीज़ करना। तो चलो, अब इसका चेंज देख लेते हैं, 1-2 एग्ज़ाम्पल कर लेते हैं, इसके बाद ये क्लियर हो जाएगा मेरा, चलो। राइट डाउन द एग्ज़ाम्पल्स प्लीज़। चलो, KMNO4 अगर Mn+2 बन गया, सारे बच्चे ध्यान देंगे, KMNO4 क्या बन गया बोलते हैं? Mn+2। Mn पे बताओ कितना चार्ज है बोलो? ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लोगे? मैं बता देता हूँ, अभी निकाला है हम लोगों ने +7 कितना निकला है? +7। इसका मास कितना होगा बच्चे बोलो तो KMNO4 का मास? पोटेशियम का मास 39 होता है, कितना होता है? 30। मैं इसका मास ही बता देता हूँ। आप कैलकुलेट करना, इसका 158 ग्राम होता है, कितना होता है? तो बताओ कितने का था पहले बताओ? +7 कितने का हो गया बोलो? +2 हो गया ना? +7 से क्या हो गया? +2 फॉर्मूला पढ़ो तो क्या लिखा है बोलो यहाँ से? बोलो, बोलो, बोलो। चेंज इन कौन सा नंबर जल्दी बताइए? ऑक्सीडेशन नंबर। तो मोलर मास कितना है बच्चे? 150। कितने का चेंज आया? चेंज कितने का आया? 7 से 2 हो गया। चेंज कितने का आया?
हाँ, चेंज पकड़ना है। आया समझ में? क्या लिखेंगे? 7 माइनस 2 व्हाट इज़ दैट? 5। तो कितने का मास था बोलो? 158 डिवाइडेड बाय क्या चीज़? 5 दैट इज़ द इक्विवेलेंट मास। कौन-सा मास? अब समझ में आ गया कैसे निकालते हैं? एग्ज़ाम्पल एक और देखो। एग्ज़ाम्पल है अ, K2Cr2O7 इसका मास होता है 294। सेम वे मास तो कैलकुलेट कर ही लेंगे आप और इसका ये चेंज हो गया 2Cr+3 में। बताइए कितने का चेंज आया बोलो? क्रोमियम का मास होता है बच्चे 6, यहाँ पे कितना आया? 3। कितने का चेंज आया? कितने का चेंज आया? 3 का या 6 का? 3 का। देखो कैसे चेंज निकालते हैं। बच्चे देखो यहाँ पे क्रोमियम है ना, तो क्रोमियम पे चार्ज कितना है? 6। एक क्रोमियम पे चार्ज कितना है? 6। क्रोमियम कितने हैं? 2। चेंज देखिए कैसे निकालते हैं। 2 6 जा 12। एक क्रोमियम पे चार्ज 6 है, 2 क्रोमियम है ना? तो कितना चार्ज होगा? 12। एक क्रोमियम पे चार्ज कितना है बोलो? 3। कितने क्रोमियम है? 6। तो 2 3 जा कितने का जल्दी बताओ? 6। कितने का चेंज आया? 6 का। ऐसे निकाल आया समझ में? पहले एटम बैलेंस कर लो, उसके बाद चेंज देखो। तो कितना हो जाएगा बताइए यहाँ से चेंज कितने का? 12 में से 6 गया तो कितना आया? 6। इसका मास कितना है? 294। तो क्या लिखेंगे बोलो यहाँ से? 294 बाय 6 कौन-सा मास हो जाएगा? आया समझ में कैसे निकाला? एक एग्जांपल और देख लो। KClO3 KClO3 और Cl माइनस। इस पे चार्ज कितना था बोलो? 6 और 5 था इस पे। कितना चार्ज था? कितने का चेंज आया बोलो? Cl और Cl माइनस 1। 5 से ये हो गया माइनस 1। कितने का चेंज आया? 4 का? 4 का चेंज है ये। 6 का चेंज है भैया। मैथमेटिक्स कैसा है? 5 से माइनस 1 कितना होगा? 6 का चेंज होगा ना? अरे बोलो हाँ या नहीं? कितने का चेंज? 6 का। अब क्लोरीन एक भी और देखो, क्लोरीन बैलेंस है दोनों साइड क्या? हाँ। 1 क्लोरीन 1 क्लोरीन। यहाँ भी देखो 2 क्रोमियम 2 क्रोमियम, 1 मैंगनीज 1 मैंगनीज। पहले ये बैलेंस भी कर लो आप। तो बताओ कितना हो जाएगा बताइए? 6 का चेंज आया? KClO3 का मास कितना निकले? पोटेशियम का 39 होता है, ये 35.5 होता है और इसका 16 3 जा कितना हो जाएगा? 48। इसका मास निकालो तो कितना हो जाएगा बोलो? 40 प्लस 48 कितना हो जाएगा? 88 प्लस 35.5 13 एक हाथ में 12 8 पाँच 13 ना 22 कर दो, एक कम कर दो। 122.5 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? 6। देख कौन सा मास आ जाएगा? अब बताओ इक्विवेलेंट मास क्लियर हो गया क्या आप लोगों का? आया समझ में? तो हमारे पास 5 हो गए। दैट इज द एसिड, बेस, सॉल्ट, एलिमेंट्स, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये इक्विवेलेंट मास है टोटल। आया समझ में? इसको चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर से। नाउ कॉपी दिस इन आई होप सो इक्विवेलेंट मास सबको समझ में आएगा बहुत अच्छे तरीके से। उसके बाद बोले ना नॉर्मलिटी इज अ टॉपिक थोड़ा बड़ा वाला है वो, तो पढ़ने में थोड़ा टाइम लगता है। स्टोशियोमेट्री का आधार। आपसे रिक्वेस्ट है मोलरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट मास जो स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं, मोल्स जितना पूरा पढ़ा है पूरा का पूरा आपके टिप्स पे होना चाहिए मंडे के दिन। कुछ भी पूछ सकता हूँ। वैसे फिजिक्स का क्लास होगा मंडे को ना, और फिजिक्स में हम लोग एरर करेंगे मंडे को, और बहुत सब कुछ कंप्लीट कर लेंगे एरर का लगभग, और बहुत सारे सवाल ही सवाल होंगे एरर पे करने से। वहाँ क्या-क्या करा दिया? इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन और एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन भी हो गया था, और साथ ही साथ क्या करा था? ग्राफ्स। कितने ग्राफ्स ड्रॉ करवाए थे? 22 ग्राफ ड्रॉ। 21 या 22? 22 ना? 22 ग्राफ्स प्लीज अपने टिप्स पे रखिएगा, कभी भी कोई भी इस्तेमाल होगा। चलिए अब सारे बच्चे अपने कॉपी लेके आओ और मुझे चेक कराओ जिनके पास कॉपी अवेलेबल।